हाय ऑल। सो लास्ट वीक मैंने 2016 में रिलीज हुई मूवी योर नेम देखी एंड दिस मूवी इज़ रियली अमेजिंग। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ये मूवी आपको एंड तक बांध कर रखती है एंड कूडोज टू द ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है जो कि क्लियरली विजिबल है। एज यू कैन सी इसकी ग्राफिक इतनी डिटेल्स और रियल लगती है कि इवन आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस इन रियल लाइफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, उससे तुम लोगों के जितने भी डाउट से रिलेटेड योर नेम वो सारे क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर। इस मूवी का जापानीज नेम है किमी नो नावा, जो कि एक पूछने का जापानीज वे है तुम्हारा नाम क्या है। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइज ये मूवी बेसिकली 2 टाइमलाइंस पर बेस्ड है जो कि आपस में कनेक्ट हो जाती है, जिससे एनी हाउ दूसरी टाइमलाइन इफेक्ट होकर उसका फ्यूचर बदल जाता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं मूवी को लीनियरली ना लेते हुए अपने ही वे में एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर आप ये एक्सप्लेनेशन एंड तक देखोगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगी। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत से टाउन में होती है जहां 1000 साल पहले एक कॉमेट आकर गिरा था, जिसके गिरने की वजह से वहां एक लेक बन चुकी थी और इस लेक के पास एक छोटा सा टाउन है इटामोरी। एंड गाइज इस टाउन की सीनरी डिज़ाइनर ने इतनी खूबसूरत ड्रॉ की है दैट किसी का भी मन कर जाएगा यहाँ एक वेकेशन गुजारने के लिए। खैर, इस गांव में एक स्कूल गोइंग टीनेज लड़की मीत्सुहा अपनी छोटी बहन योत्सुहा और नानी के साथ रहती है। अब जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर होते हैं और मंदिर के पुजारी होते हैं, वैसे ही ये लोग श्राइन मेडन्स थे जो कि जनरेशन से एक श्राइन के रखरखाव का काम कर रहे थे। पर मीत्सुहा के मदर की डेथ हो चुकी थी और उसके फादर को ये सब पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। मीत्सुहा गांव में अपने 2 दोस्त तेशी और सायाका के साथ घूमती है और उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि मीत्सुहा इस छोटे से टाउन की छोटी सी लाइफ से परेशान थी और उसको एक दिन बड़े होकर टोक्यो जाना था। अब एक श्राइन मेडन होने की वजह से उन्हें मंदिर या श्राइन में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे, जिसको सारा गांव देखने के लिए आता था। पर मीत्सुहा को ये सब एम्बैरेसिंग लगता था, तो मीत्सुहा रिचुअल के बीच में ही ये सोचने लगती है कि काश वो टोक्यो सिटी का एक लड़का होती और उसे ये सब नहीं करना पड़ता, तो वो एक बड़े से सिटी की बड़ी सी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रखती थी। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि मीत्सुहा की नानी और उसकी मदर को भी किसी और के साथ बॉडी स्विच करने वाले फीलिंग्स आती थी, बट उनको लगता था कि ये सब सिर्फ एक सपना है और उन्होंने रियल लाइफ में कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं की। अब नेक्स्ट सीन में मीत्सुहा की नानी उसको एक प्यारा सा रिबन बुनना सिखाती है और बताती है कि कैसे रिबन की तरह ही टाइम भी 2 लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। खैर, नानी की ये सारी बातें तो कहानियाँ या हिंदी साहित्य जैसी लगती है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस मूवी में इस रेड रिबन का बहुत बड़ा योगदान है। तो बड़े ही गौर से इस रिबन को देख लो, ये बहुत काम आने वाली है। अब इस सब के बाद जब एक सुबह मीत्सुहा सोकर उठती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह, अलग ही सूरत में पाती है। पहले तो उसे ये सब सिर्फ एक सपने जैसा लगता है, पर जब उसके साथ में 3-4 बार सेम चीज़ होने लगती है तो एनी हाउ वो समझ पाती है कि मैजिकली वो अपनी बॉडी को टोक्यो टाउन के एक स्कूल गोइंग टीन टाकी के साथ स्विच कर रही थी। अब टाकी और मीत्सुहा जब एक दूसरे की बॉडी में होते थे तो वो नोट्स के थ्रू एक दूसरे से बातें करने लगे थे। वो शाम को एक दूसरे को नोट एक्सचेंज कर देते थे ताकि अगली सुबह जब वो अगर चेंज हो जाती है उनकी बॉडी तो उनको पता हो कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है और दूसरे इंसान ने उसकी बॉडी में रहकर पूरे दिन में किया क्या है, ताकि लोग उनको पागल ना समझें। अब मेरे इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि असल में मीत्सुहा और टाकी के बीच में 3 साल का गैप है, यानी मीत्सुहा 3 साल आगे जाकर टाकी के साथ में बॉडी स्विच कर रही है और जो मीत्सुहा टाकी बनकर आज देख रही है वो टाकी का 3 साल बाद का फ्यूचर है और जो टाकी देख रहा है वो मीत्सुहा के 3 साल पुराना पास्ट है। लेकिन एनी हाउ दोनों को ये चीज़ नहीं पता चलती है और उन्हें लगता है कि वो सेम टाइम पर सिर्फ एक दूसरे से बॉडी बदल रहे हैं।
ऐसे ही कई बार बॉडी बदलने के बाद मित्सुहा रियलाइज करती है कि उसे फाइनली शायद टाकी से प्यार हो गया है और वो फाइनली खुद टोक्यो जाकर टाकी से मिलना चाहती थी और वहां जाकर वो उसका नंबर ट्राई भी करती है जो दोनों ने नोट्स के थ्रू एक्सचेंज किए थे, पर उसका नंबर वहां लगता ही नहीं है बिकॉज वो तो 3 साल बाद का नंबर है। पर मित्सुहा को ताकी के स्कूल जाने की टाइमिंग और रूट याद थी, तो मित्सुहा सेम ट्रेन में चढ़ जाती है और उसको टाकी मिल भी जाता है और वो टाकी से बात करने की कोशिश भी करती है, पर टाकी तो उसको मिला ही नहीं ना आज तक अपनी लाइफ में। टाकी तो 3 साल बाद उससे मिलेगा तब उसको पता चलेगा, तो ताकी उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता और मित्सुहा को लगता है कि ताकी उसको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। सो सैड यार, दिल पे लगती है। बट मित्सुहा क्या करती है, उसका जो रेड रिबन था जो दादी ने उससे बनवाया था वो उसको टाकी को दे करके चली जाती है अपने टाउन वापस। अच्छा किया, हार्ट ब्रोकन थी बेचारी। अब इन सब के दौरान न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ चल रहा होता है बार बार, जिसमें हम देखते हैं कि एक कॉमेट है जो कि जापान की तरफ से ही गुजरता हुआ जाएगा। वैसे तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला था कि ये कॉमेट से कोई नुकसान है नहीं धरती को, पर होता असल में क्या है, वो जो कॉमेट है वो इटामोरी से जब होकर गुजर रहा होता है तो अचानक से ही ये कॉमेट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और सीधा जो दूसरे वाला टुकड़ा है वो आकर इटामोरी पे गिर जाता है, जिससे पूरा का पूरा टाउन तबाह हो जाता है और सब लोग इंक्लूडिंग मित्सुहा, उसकी छोटी बहन और नानी सब के सब मारे जाते हैं। पर यहाँ एक पॉइंट है जो कि बड़े ध्यान से सुनना, उस गांव में सिर्फ मित्सुहा का स्कूल और उसका वो जो श्राइन था ना, सिर्फ ये 2 जगह ही बिल्कुल सही सलामत बचते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ये तो थी टाइमलाइन 1 की स्टोरी जिसमें मित्सुहा की मौत हो जाती है। अब आगे की स्टोरी के लिए लेट्स कंटिन्यू। अब आगे की स्टोरी हम देखेंगे टाकी के पर्सपेक्टिव से। तो उस दिन टाकी को सुबह एक लड़की रेड रिबन दे जाती है जिसको टाकी अपनी कलाई में एज अ गुड लक चार्म बांध लेता है बिकॉज उससे टाकी को अच्छा फील होता था। तो शाम को वो भी कॉमेट देखने बाहर निकलता है और न्यूज़ में एक टाउन पर कॉमेट के गिरने और हजारों लोगों के मरने वाली खबर को भी सुनता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाकी की लाइफ में 3 साल गुजर जाते हैं और हम टाकी को देखते हैं जो कि अब उन बॉडी स्विचिंग वाले फेज में फाइनली आ चुका था। और यहाँ मित्सुहा टाकी के इतने क्लोज थी कि वो टाकी को अपना क्रश से मिलवाने में भी हेल्प करती है और उसे पटाने में भी हेल्प करती है। उसे भी टाकी अच्छा लगने लगता है, लेकिन सिर्फ तभी जब मित्सुहा टाकी की बॉडी में होती है। यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि धीरे धीरे टाकी भी मित्सुहा के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, पर एक दिन अचानक से ये जो बॉडी स्विचिंग थी वो बंद हो जाती है। पहले तो टाकी को लगता है कि शायद ये ऐसे ही रैंडमली बंद हुई है और कुछ दिनों बाद शायद फिर से शुरू हो जाएगी, पर जब ऐसे ही महीना गुजर जाता है तो अब टाकी जो है वो परेशान होने लगता है और बस अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अकेले। बट उसको इस जगह का नाम भी नहीं पता था, तो वो अपनी मेमोरीज वाली जो इमेज थी वो ड्रॉ करता है और इस टाउन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अपने 2 दोस्तों के साथ। एनीहाउ जब वो रास्ते में गुजरता है तो उसको एक होटल मिलता है जिसमें 2 दोस्त बैठे हुए थे और वो इस ड्राइंग को देखकर टाउन का नाम इसको बताते हैं कि ये तो इटामोरी है। तो वो इटामोरी को फाइनली ढूंढने निकल पड़ता है और फाइनली इस जगह को वो ढूंढ भी लेता है, पर टू हिज वेरी सरप्राइज ये जगह तो अब बिल्कुल खंडहर जैसी दिख रही थी, क्योंकि 3 साल पहले तो ये जगह बर्बाद हो चुकी थी। और इस टाउन हॉल को ढूंढते हुए उसको टाउन हॉल में एक बुक मिलती है जिसमें इस हादसे में मारे गए लोगों के नाम रिकॉर्डेड थे और इन नामों में एक नाम था मित्सुहा, उसकी छोटी बहन और नानी। जैसे ही टाकी ये सब देखता है टाकी का दिमाग फिर जाता है और टाकी बिल्कुल ही आधा पागल सा हो जाता है। तो वो इससे फाइनली जान पाता है कि इस हादसे में मित्सुहा की ऑलरेडी जान जा चुकी है, बट उसने तो कुछ हफ्ते पहले ही मित्सुहा के साथ बॉडी चेंज की थी, तो ये कैसे? तो अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हुए फाइनली टाकी समझ जाता है कि उन दोनों की टाइमलाइंस एक दूसरे से उलझ गई थी, वो सेम टाइम पे थे ही नहीं। अब टाकी को आंसर्स मिलने की जगह उसके सवाल और बढ़ जाते हैं, तो वो अपने दोस्तों को टोक्यो भेज देता है और अकेले ही उस श्राइन की तरफ भागता है जो कि मित्सुहा के फैमिली की देन थी और मित्सुहा की दादी इसको मैजिकल श्राइन मानती थी।
यहाँ ताकी मित्सुहा की बनाई हुई कुची कामिजाके का एक सिप लेता है। ऑल्दो ताकी ने इस बर्तन को कुछ दिनों पहले ही देखा था, पर असल में ये बर्तन तो 3 साल पुराना था। वो मित्सुहा को एक लास्ट टाइम मिलने की विश करता है एंड एज वी कैन सी कि उसकी विश मैजिकली ग्रांट हो जाती है। और यहाँ पहली बार मित्सुहा और ताकी की डिफरेंट टाइमलाइंस मर्ज हो जाती है, जिससे वो दोनों फॉर रियल एक दूसरे से मिल पाते हैं। देन ताकी मित्सुहा को आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है और वो बताता है कि कैसे ये टाउन कुछ टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाएगा और मित्सुहा अपने छोटे से टाउन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रिमेंबर मैंने कहा था कि स्कूल में, सिर्फ इस टाउन में स्कूल और श्राइन ही ऐसी जगह थी जो पिछले टाइमलाइन में नुकसान ही नहीं हुआ था जिस पर कुछ। सो मित्सुहा सबको वहाँ ले जाती है और सब बच जाते हैं। अब स्टोरी एक ब्यूटीफुल सा लीप ले लेती है और हम कुछ सालों बाद की स्टोरी देखते हैं जहाँ ताकी और मित्सुहा दोनों ही ये सब भूल चुके थे और ताकी अब जॉब ढूंढने निकल पड़ता है और मित्सुहा अपने सपने पूरे करने टोक्यो आ गई थी। एक फाइन ब्राइट डे में मित्सुहा और ताकी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को पहचाने बिना ही वहाँ एक सवाल पूछते हैं, योर नेम? Yes, this was the movie's title. तो अब हम आ गए हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये था कि लास्ट स्विचिंग के बाद मित्सुहा और ताकी दोनों ही रोने लगते हैं, पर किसी को भी ये समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉमेट अब पास आ चुका था और शायद दोनों की ही सोल को ये अंदर से अंदाज़ा हो चुका था कि ये उनकी आखिरी मीटिंग थी और अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि रिमेंबर फर्स्ट टाइमलाइन में तो ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था ना। फर्स्ट टाइमलाइन में तो मित्सुहा मरने वाली थी और ताकि उससे कभी जिंदगी में ही नहीं मिल पाता। अब आता है इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल कि ताकी और मित्सुहा आखिर एक दूसरे को भूल क्यों जाते हैं। तो इस रिप्लाई को बड़े ध्यान से सुनना, कॉज आई गेस ये इतनी डिटेल में तुम लोगों को इन हिंदी कहीं और नहीं मिलने वाला। सो जब ताकी मित्सुहा की बॉडी में दादी के साथ श्राइन जाता है तो दादी उसको एक बात बताती है। दादी बोलती है कि इस पॉइंट के आगे श्राइन जो है वो अंडरवर्ल्ड का रास्ता है, तो श्राइन के थ्रू एक अंडरवर्ल्ड का रास्ता खुलता है और तुम गॉड को जो ऑफर करते हो वो तुम्हारा आधा हिस्सा होता है। सो 3 साल बाद जब ताकी वापस उस श्राइन में जाता है मित्सुहा से मिलने की चाहत को लेकर, तो उसे भी गॉड को कुछ ऑफर करना होता है जो उसके लिए सबसे अजीज हो, जो उसके लिए सबसे खास हो। और ताकी के लिए ये खास चीज़ थी मित्सुहा की मेमोरी, एज ताकी वॉज मैडली इन लव विद मित्सुहा। सिमिलरली जब सेकेंड टाइमलाइन में जिसमें मित्सुहा की मौत नहीं होती, उस टाइमलाइन में जब मित्सुहा उस श्राइन के अंदर आती है ताकी से मिलने के लिए, वो अपनी सबसे अजीज चीज़ गॉड को भेंट करती है जो कि उसके लिए थी ताकी की यादें। दोनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो एक दूसरे के लिए सिर्फ मिलना चाहते थे एक दूसरे से। वो एक दूसरे के बारे में भूलना ही क्यों ना पड़े, वो भूलने को रेडी थे लेकिन एक दूसरे से मिलना चाहते थे। एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो रो किस लिए रहे हैं, क्योंकि वो सब भूल चुके होते थे। So I hope you enjoyed this thorough explanation, and if you did, then press that like button and throw a comment. और ऐसे ही और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर कोई सजेशन हो तो DM me down on Insta. Okay, bye.